हेलो एवरीवन। आई होप कि बहुत बेहतर होंगे आप सब, है ना। तो आज का क्लास बहुत छोटा सा होना है, बहुत बड़ा नहीं होना है। इससे पहले के लेक्चर में, इससे पहले की क्लास में हमने प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओवरऑल हमने खत्म कर लिया था। अब इसके बाद आज हम शुरू करेंगे एजीआई, और एजीआई के बाद फिर हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे। एजीआई का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट का लेक्चर होगा ये। चलिए देखते हैं। तो एजीआई, एजीआई को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना, यानी भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये डबल टी होता है शायद, अगर मिस्टेक रहेगी तो उसको आप देख लेना। अटॉर्नी, अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है आज। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत के महान्यायवादी को पढ़ना समझना है। देखिए, भारत के महान्यायवादी का जो पद है, इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 78 में, ठीक है। आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की बात कही गई है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट समझते हैं। देखिए, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, ये भारत के सर्वोच्च विधिवेत्ता होते हैं, ठीक है। विधिवेत्ता कह लीजिए इनको, या फिर सर्वोच्च विधि अधिकारी कह लीजिए, या मुख्य विधि अधिकारी कह लीजिए। तो ये भारत के सर्वोच्च विधि माने नियमों के, कानूनों के विधि अधिकारी होते हैं, अधिकारी, या इन्हें हम क्या कह सकते हैं? मुख्य विधिक अधिकारी, मुख्य विधिक अधिकारी। और आसान शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं ना, तो महान्यायवादी क्या होते हैं? महान्यायवादी भारत के वकील होते हैं, ठीक है। भारत के पक्ष को रखने वाले वकील होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे केस देखे होंगे कि उन केसों में कहा जाता है कि बनाम यूनियन, ठीक है। जैसे बहुत सारे केस, जैसे मिनर्वा मिल्स केस बनाम यूनियन आया, ठीक है। अभी जो यूनियन की तरफ, जो यूनियन का पक्ष रख रहे हैं, जो भारत का पक्ष रख रहे हैं, भारत सरकार का जो पक्ष रख रहे हैं, वो कौन होते हैं? वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। यानी जो भारत के पक्ष में अपनी बातों को रखते हैं, वो होते हैं भारत के महान्यायवादी। और ये भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, इन्हें मुख्य विधिक अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक है। और इस पद का जो स्रोत है वो ब्रिटेन है, ठीक है। यानी ये पद कहां से लिया गया? ये पद लिया गया है ब्रिटेन से, कि भारत में एक महान्यायवादी होंगे, ये पद है ब्रिटेन से, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं, इनकी नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन पीएम की सलाह पर, प्रेसिडेंट द्वारा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम की सलाह पर, यानी पीएम जिसे चाहेंगे उसी को प्रेसिडेंट साहब को सलाह देंगे कि इनको आप चुनिए, ठीक है। और कुछ बेसिक बातें, जैसे कि भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, ये कब तक, इनका कार्यकाल क्या होता है? तो अगर इनका हम कार्यकाल कहें, इनका कार्यकाल को लेकर के 3 बातें ध्यान रखेंगे। पहला, कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है। क्यों नहीं होता, वो दूसरी चीज में समझ में आ जाएगा। क्योंकि भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है। यानी जब तक राष्ट्रपति साहब चाहेंगे तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, अन्यथा ये अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, ठीक। तो निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब एक चीज और, अगर पारंपरिक रूप में देखा जाए, परंपरा अनुसार, तो जब सरकार खत्म होती है, यानी एक सरकार जब चेंज हो रही होती है, ठीक है, तो जब सरकार बदलती है, तो सरकार के बदलते ही ये इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। परंपरा अनुसार सरकार बदलते ही ये क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है। तो कार्यकाल को लेकर के आप ये 3 बातें ध्यान रखेंगे कि इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो जैसे ही सरकार बदलती है, तुरंत भारत के महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देते हैं। एकदम स्पष्ट है यहां तक।
इसके बाद अब देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं क्या क्या है, इनकी योग्यताएं होंगी। चलिए, इनकी सबसे पहली योग्यता यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाने की पूरी योग्यता होनी चाहिए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश को चुनने के लिए जितनी शर्तें हैं वो सारी शर्तें भारत के महान्यायवादी के लिए भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाने की शर्तें, ठीक है। यानी इनके अंतर्गत किसकी योग्यता होनी चाहिए? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश चुने जाने की पूरी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता लिख लेंगे, यहां ज्यादा बेहतर होगा कि योग्यता पहली जरूरी बात। दूसरी बात कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। और फिर दूसरी तीसरी बात कि हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक इन्हें न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहना होगा। ठीक है, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का या तो ये न्यायाधीश रहे या ये 10 सालों तक हाई कोर्ट में 10 ईयर तक ये हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहे, या 10 ईयर तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता है। तो ये जो शर्तें हैं, ये शर्तें होती हैं भारत के महान्यायवादी की। एक दो छोटी मोटी शर्तें और हैं, जैसे अच्छा इन दोनों में से कोई एक ही चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति की नजर में जो भारत का महान्यायवादी चुना जाएगा वह भारत के राष्ट्रपति के नजर में विधिवेत्ता होना चाहिए, माने कानून का बहुत अच्छा जानकार होना चाहिए, विधिवेत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं कि भारत का महान्यायवादी जो बनेगा उनके अंतर्गत कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के नजर में वो एक विधिवेत्ता हो, 5 साल तक वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हो, या 10 साल तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के पद पे रहे हो। एक ही हाई कोर्ट में भी हो सकता है, अलग अलग हाई कोर्ट में भी हो सकता है, बस उनका ये कार्यकाल होना चाहिए था। भारतीय नागरिक हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने की जितनी योग्यताएं चाहिए वो सारी योग्यताएं चाहिए होती हैं भारत के महान्यायवादी के लिए। एकदम स्पष्ट। अब एक चीज सोचिए, भारत के महान्यायवादी का तो केवल एक पद होता है। अब केवल एक पद होगा और भारत के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दायर होते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, तो वो एक व्यक्ति कैसे ये सारी चीजों को मैनेज करता है, हैंडल करता है? तो उसके लिए इसके एक सहायक के रूप में एक पद और बनाया गया है, और वो संवैधानिक पद नहीं है, उसका संविधान में जिक्र नहीं है। तो इसके सहायक के तौर पे होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये एक संवैधानिक पद नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सॉलिसिटर क्या करते हैं? सॉलिसिटर भारत के महान्यायवादी की सहायता करते हैं, क्योंकि अकेले इतनी सारी केसेस को उनके बस की बात नहीं है लड़ पाना। ठीक है, अब ये भी देखेंगे कि ये इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। ठीक है, लेकिन एक पीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, और उसी कमेटी के दौरान सॉलिसिटर जनरल का जो पद है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और वो कैबिनेट नियुक्ति समिति होती है जिसके अध्यक्ष पीएम साहब होते हैं। कैबिनेट नियुक्त समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे ये होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और इसी समिति के जरिए प्रेसिडेंट साहब सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी की ये बेसिक बात है। आप लोग ना वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाया करें, या साथ में लिखते हुए नोट्स बना लिया करें। ठीक है, वो थोड़ा सा आपके लिए बहुत बेहतर है। अब हम देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी का कार्य क्या है, या इसका अधिकार क्या है ना, इसके पास कौन कौन से राइट होते हैं। अधिकार
इसी में इसके कार्य भी शामिल होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि क्योंकि यह एक पूर्णकालिक पद नहीं है, मतलब ये पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता है कि इसका एक सर्टेन टाइम बना दिया कि भाई तुम 5 सालों तक काम करोगे ये वो, तो ये पूर्णकालिक नहीं होता है। ये जब काम पड़ता है भारत सरकार को तब तब ये काम करते हैं केवल। ठीक है, राष्ट्रपति के कहे जाने पर या कोई केस आया तब, या किसी सलाह की जरूरत पड़ी तब, ये तभी कार्य करते हैं। तो इसीलिए इनको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट दी गई है कि अगर भारत के महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस में शर्तें ये है कि ये कोई भी भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ेंगे, और ना ही कोई इससे संबंधित सलाह देंगे। ठीक है, यानी भारत सरकार के खिलाफ ना तो कोई, भारत कह लीजिए भारत सरकार कह लीजिए, एक ही बात है, भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा भी नहीं लड़ने का इनको वो है, और ना ही ये कोई उससे संबंधित सलाह दे सकते हैं। खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकते और ना ही सलाह दे सकते, ठीक है, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भाई आप अपना पक्ष जो रख रहे हो वो भारत सरकार का रख रहे हो, तो यहां तो एंटी चीजें हो जाएंगी ना अगर आप ऐसा करने लगेंगे। तो पहला अधिकार ये है। दूसरा अधिकार कि किसी भी न्यायालय में इनको सुनवाई करने का अधिकार है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में इनको सुनवाई का अधिकार है, ठीक है, स्पष्ट। अगली चीज कि सदन के दोनों ऐसे लिखेंगे, संसद के दोनों सदनों की जितनी भी बैठकें होती हैं उन बैठकों में भाग ले सकते हैं। स्पष्ट। तो दोनों सदनों, या अगर कोई संयुक्त बैठक है, तो संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, भाग लेने का इनको अधिकार है, प्लस इनको भाषण देने का भी अधिकार है। लेकिन अगर यहां कोई वोटिंग हो रही है, किसी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में अगर वोटिंग हो रही है, तो इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला होगा, अधिकार नहीं है, वोटिंग का अधिकार इनको नहीं मिला होगा। भारत के महान्यायवादी के अगला जो है, अगर लोकसभा की कोई समिति है, लोकसभा अगर कोई अपनी समिति बना रही है, तो समिति के सदस्य ये हो सकते हैं। ठीक है, संभावना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको इस कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता है, लोकसभा की कमेटी का। यहां तक एकदम स्पष्ट है। और चीजें कि संसद के सदस्यों के जो विशेषाधिकार होते हैं, वो विशेषाधिकार भी भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। विशेषाधिकार क्या होते हैं पढ़ेंगे। संसद के सदस्यों का संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार के हकदार होते हैं। यानी जितने संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकार कौन पाने का हकदार है? भारत के महान्यायवादी। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 143 के तहत अगर राष्ट्रपति को किसी सलाह की जरूरत पड़ेगी, तो ये राष्ट्रपति की ओर से ये हाईकोर्ट से सलाह मांगेंगे, राय मांगेंगे, हाईकोर्ट से सलाह मांगेंगे और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, तो ये भारत के महान्यायवादी के कार्य क्षेत्र है और उनके अधिकार है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब एक दो छोटी छोटी और बातें हैं, जैसे वेतन के बारे में बात करें तो भारत के महान्यायवादी का वेतन क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये पूर्णकालिक तो होते नहीं, इनको जब काम लगता है, जब भारत सरकार को जरूरत पड़ती है या राष्ट्रपति को कोई जरूरत पड़ती है, और जब ये आदेश मिलता है इनको, तभी ये कार्य करते हैं, तो पूर्णकालिक तो है नहीं। तो इसीलिए वेतन आर्टिकल
76 में ही इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो वेतन होगा ये समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ठीक है, यानी फिक्स कोई वेतन नहीं होता, राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। एकदम चीजें स्पष्ट। तो ये छोटा सा टॉपिक था भारत के महान्यायवादी। आई होप आप समझ पाएंगे। इतना फैक्ट एकदम सफिशियंट है। और अब आप कल से पढ़ेंगे पार्लियामेंट, संसद, जो कि बहुत कोर टॉपिक है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा वीडियो को आप पूरा देखा करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, उसकी जरूरत पड़ती है थोड़ी सी। ठीक है, आज के लिए इतना है।